हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो साथियों, आज है 3 जनवरी 2021। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, नए साल के उदय हो चुका है। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा, आप सभी लोग अपनी डायरी को मेंटेन करिए। और डायरी जो मैंने आपको बताया है, यानी कि जो आपको नए साल को मैंने आपको बताया है कि प्रतिदिन आप वचन करिए और अपने आप को एक तरीके से अपने आप को यदि पॉलिश करना है, फ्रेश करना है, तो आपको क्या करना होगा? डायरी मेंटेन करना ही होगा मित्रों। डेली के लिए आप प्रतिबद्ध होइए, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होइए और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए, सबसे पहले डायरी से बहुत सारे फायदे क्या होंगे। देखिए, डायरी यदि आप बनाते हो तो डेली का रिकॉर्ड आपके पास रहेगा कि आपने 3 जनवरी को आपने क्या किया, 4 जनवरी को आपने क्या किया, और मात्र आपको 1 ईयर इसको फॉलो करना है। देखिए, डायरी भर जाएगी तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ दूसरी डायरी आप ना खरीदें। ठीक है, एक डायरी, देखिए ऐसा ना हो कि डायरी में आप इतनी सारी चीज़ लिखें, कम से कम 2-3 घंटे आप डायरी ही लिखते रहें। ऐसा नहीं है। डायरी लिखने का मतलब यह है, मात्र 10 से 15 मिनट डायरी लीजिए कि 10 से 15 मिनट अपने काम को स्टार्ट कीजिए कि आज सारा दिन आपने क्या किया है। देखिए, मैं भी करता हूँ और आपको भी करना होगा। यदि आप करते हैं तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि आप अपने काम में बहुत ही दक्ष होंगे और आपको एक तरीके से पीछे करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। आप डेली के लिए डेली डेली अपने आप को अपने काम के प्रति ईमानदार होने के लिए अपने आप को प्रेरित कीजिए। और मैं आपको डेली ही रिमाइंड कराता रहूँगा मित्रों, ताकि आप बहुत अच्छे से कार्य कर सकें। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए। आज के जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, यानी कि आज के करंट अफेयर्स में हम जानेंगे पॉलिनेटर के बारे में। पॉलिनेटर पार्क, अभी हाल ही समय में इसका उद्घाटन किया गया है, अभी हाल ही समय में इसको बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है मित्रों, आइए बात करते हैं पॉलिनेटर के बारे में। पहले पॉलिनेटर की बात करें तो पॉलिनेटर जो है पॉलिनेशन से बिना निकला हुआ एक शब्द है, या पॉलिनेशन से बना हुआ शब्द है। और पॉलिनेशन मतलब होता है परागण। परागण होता है। पॉलिनेशन मतलब क्या होता है? परागण होता है। तो पॉलिनेटर क्या है? पॉलिनेशन से ही बना हुआ एक शब्द है, जिसका मतलब हो जाता है, पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण। और परागण हो जाता है, और पॉलिनेटर मतलब हो जाता है मित्रों, परागण सहयोगी हो जाता है। क्या हो जाता है? परागण सहयोगी हो जाता है। तो आइए बात करते हैं पहले परागण के बारे में कि परागण होता क्या है, यानी कि पॉलिनेशन होता क्या है। पहले आप यहाँ देखिए, इस चित्र को यदि आप थोड़ा से ध्यान से देखिए कि एक चिड़िया, सॉरी एक तितली बनी हुई है, सॉरी एक तितली क्या, मधुमक्खी है, और यही परागण करती है। ठीक है, यही क्या कई लोग करते हैं परागण एक फूल से। आइए बात करते हैं पहले इसके डेफिनेशन के बारे में, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। जब किसी पुष्प का परागण निकालकर किसी दूसरे पुष्प या फिर किसी दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि परागण होता क्या है। परागण क्या होता है, यानी कि एक प्रजनन की प्रक्रिया है, एक तरीके से कहा जा सकता है। और जब किसी पुष्प का परागण निकालकर दूसरे पुष्प या फिर दूसरे किसी पौधे के पुष्प तक पहुंचता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? परागण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? परागण, यानी कि पॉलिनेशन कहा जाएगा। आप देख सकते हैं इसको। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आया, आप जाकर इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। आइए बात करते हैं इसके बारे में कि जो पॉलिनेटर पार्क है क्या, और इसको कहाँ पर इसको बनाया गया है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनाया गया है। देखो, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क बनकर तैयार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में हुआ है। दोस्तों मित्रों, इसको आपको याद रखना है कि कहाँ पर किया गया है। यदि आप इतना ही ध्यान रखते हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में, और हल्द्वानी तो सभी को याद ही रहेगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से कि क्या है आपका पॉलिनेटर पार्क। इसके बारे में तो पहले मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन इसके प्रमुख बिंदु क्या है, यानी कि इसका क्या उद्देश्य है इसको बनाने का, सरकार का। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस पार्क को विकसित करने का उद्देश्य है कि विभिन्न पॉलिनेटर प्रजातियों को संरक्षित करने का उद्देश्य है। देखिए, इसमें क्या है कि पहला उद्देश्य ये है कि जो विभिन्न प्रकार के पॉलिनेटर प्रजातियां होती हैं, उनको संरक्षित करने का हमारा उद्देश्य है। और सरकार ने कहा इससे क्या होगा कि लोगों में जागरूकता भी फैलेगी। सरकार ने कहा इसके महत्व के बारे में यदि हम बात करें तो लोगों को जागरूक भी करना है इसके अंतर्गत।
और इसके साथ ही परागण के विभिन्न पहलुओं जैसे कि उनके आवासों पर खतरे और प्रदूषण का उन पर प्रभाव संबंधित विषयों पर शोध को बढ़ावा दिया जाएगा। देखिए, किस शोध को बढ़ावा दिया जाएगा? जो एक तरीके से उनके आवासों पर खतरे मंडरा रहे हैं, उनके आवासों, साथ ही साथ प्रदूषण, बहुत ज़्यादा प्रदूषण से ग्रसित होने के कारण वहाँ पर शोध किया जाए कि जो ऐसी समस्या है उसका निदान किया जा सके, और जिससे जो पशु पक्षी प्रजातियाँ, पुष्प पौधे, जितनी भी चीज़ें हैं उनका संरक्षण हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वो जीवित रह सके। और इतना ही नहीं, हमारे पर्यावरण के लिए सकारात्मक यह सोच भी है और पर्यावरण को ये बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। इसके बारे में नेक्स्ट बात करें तो इस पार्क में पॉलिनेटर की 40 से ज़्यादा प्रजातियां मौजूद है। पॉलिनेटर में जो होता है 40 से ज़्यादा प्रजातियों को यहाँ पर मौजूदगी दी गई है, और जिसमें कौन कौन से हैं, जैसे कुछ पक्षियों के नाम बताया गया है: कॉमन जेजवेल, कॉमन इमाइग्रेंट, रेड पैरेट और प्लेन टाइगर और लाइम ब्लाइटर बटरफ्लाई आदि शामिल हैं। ठीक है, तो 40 से ज़्यादा प्रजातियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। किसमें? पॉलिनेटर पार्क में। तो पॉलिनेटर पार्क की और बात करें तो पार्क में गेंदे का फूल और गुलाब, गुड़हल, चमेली आदि और रस और परागण जैसे पैदा करने वाले फूलों को लगाया गया। देखिए, यहाँ पर उन्हीं फूलों को लगाया गया है जो परागण पैदा करते हैं, तो उन्हीं फूलों को लगाया गया है। आपको ध्यान रखना है कि पॉलिनेटर पार्क है क्या। पॉलिनेटर पार्क में क्या है? पॉलिनेटर जो है पॉलिनेशन से बना हुआ है। जब उनका पुष्प दूसरे पुष्प तक पहुँचता है तो उसे ही कहा जाएगा, एक तरीके से पॉलिनेशन कहा जाता है, और उसी से बना हुआ है पॉलिनेटर दोस्तों। तो पॉलिनेटर में क्या होगा कि एक तरीके से पौधों का ज़्यादा जन्म हो जाएगा, ज़्यादा प्रजनन हो पाएंगे और बहुत अच्छा होगा, सकारात्मक चीज़ें निकल कर आएंगी। किसके लिए आएगा? पर्यावरण के लिए, और साथ ही साथ जो वहाँ जीव जंतु हैं और जो पौधे वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा, बेहतर होगा। उसके बाद बात करें तो प्राकृतिक आवास बनाए जा सके, ताकि देखिए इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जिससे कि विभिन्न पॉलिनेटर के लिए उपयुक्त प्राकृतिक आवास बनाए जा सके, जहां मधुमक्खियां और तितली, पक्षी और कीटों का अनुकूल वातावरण मिलेगा। देखिए, इससे क्या होगा कि जो प्राकृतिक आवास बनाए जाएंगे, एक तरीके से इसे पॉलिनेटर पार्क को हम कह सकते हैं यह एक प्राकृतिक आवास है, जिससे कि जहाँ पर मधुमक्खियाँ रह सकें, तितलियाँ रह सकें और कीटे, बहुत सारे जो कीट होते हैं वे रह सकें, और उनके वातावरण के लिए भी यह अनुकूल रहेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में, अगली बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करें तो इसके साथ ही भारत में साल्विया, आस्टर और कॉसमोस आदि सर्दियों के पौधे, सूरजमुखी, गिनी आदि गर्मियों के मौसम के भी पौधे लगाए गए। देखिए, इसमें सर्दी और गर्मी दोनों के भी पौधे लगाए गए हैं। ठीक है, सर्दी और गर्मी दोनों के ही पौधे लगाए गए हैं, जिससे कि जो तितलियां रह सकें या और मधुमक्खियां रह सकें और भी जो जीव जंतु हैं इसके इस पर्यावरण में अनुकूल अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और बहुत अच्छे से इनका जीवन चल सकता है। पॉलिनेटर पार्क बनाने का उद्देश्य यही है सरकार का। और कहाँ बनाया गया है? और यह पहला पॉलिनेटर पार्क है। कहाँ बनाया गया है? उत्तराखंड में बनाया गया है। आइए बात करते हैं पॉलिनेटर के बारे में। पॉलिनेटर लाखों वनस्पतियों को उनके परागण फैलाने में सहयोग देते हैं। देखो, पॉलिनेटर जो है लाखों वनस्पतियों को उनके परागकण में फैलाने में सहयोग देते हैं, और उनके अभाव में मिट्टी, हवा, पोषक तत्व, जमीन के लिए जरूरी अन्य कारकों की मौजूदगी के बावजूद भी पौधों की संख्या में गिरावट आ जाती है। देखिए, कई बार क्या होता है कि मित्रों की मिट्टी भले ही हो, मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो भले ही चीज़ें हैं पौधे के लिए, लेकिन अगर इन चीज़ों को सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है तो उसके अभाव में क्या होता है, पौधों का गिरावट आ जाती है। लेकिन पॉलिनेटर क्या करता है, इन चीज़ों में एक तरीके से सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं। पॉलिनेटर के महत्व को पश्चिमी देशों ने सबसे पहले पहचान लिया था। सबसे पहले किसने पहचाना था? पश्चिमी देशों ने सबसे पहले इसको पहचान लिया था। इसलिए अमेरिका जैसे देशों ने उन्हें संरक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर पॉलिनेटर पार्क और बगीचे बनाया है। ठीक है, देखिए, अमेरिका ने क्या किया? सबसे पहले पॉलिनेटर पार्क बनाया। देखिए, पॉलिनेटर पार्क बनाने से क्या होगा,
कि जो हमारे पशु पक्षी हैं, जो हमारे तितली वगैरह हैं, जो कीटे वगैरह हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। और साथ ही साथ हमें पर्यावरण के लिए भी चाहिए कि भाई पर्यावरण भी हमारा बहुत अच्छा रहे, और इसी के लिए इसीलिए हमने पॉलिनेटर पार्क जैसे तकनीकों को अपनाया। और मुझे लगता है इसको और बड़े पैमाने पर भारत को बनाना चाहिए और बहुत ही कारगर सिद्ध होगा मित्रों। आइए बात करते हैं आज का नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आज के नेक्स्ट टॉपिक की बात करें मित्रों, तो जापान फाइव आइज गठबंधन में शामिल होने के लिए जा रहा है। अब गठबंधन जो है फाइव आइज गठबंधन में शामिल हो जाएगा। फाइव आइज में आप सिक्स्थ, इसे क्या कहेंगे, सिक्स्थ आइज कहेंगे, यानी कि छठे 6 देशों का एक आइज कहा जाएगा। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा से। ये देख सकते हैं आप 5, अब एक देश और शामिल हो जाएगा जो है आपका जापान। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसमें हुआ क्या है, दरअसल बताया जा रहा है कि हाल ही में जापान ने चीन में यू यू सॉरी उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की निगरानी के लिए फाइव आइज के 5 देशों वाले गठबंधन में शामिल होने की बात की है। देखिए, जापान ने कहा कि जो चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये बात आप भी जानते हो कि मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर, चीन में। लेकिन चीन में इतना ज़्यादा फोकस कोई देश करता नहीं है, ठीक है, आप भी जानते हो। और हमारी मीडिया भी उतना ज़्यादा फोकस नहीं करती है। हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत हमारे देश में तो फोकस कर भी लिया जाता है, लेकिन अन्य देश जितना और भी देश है उतना ज़्यादा वहाँ पर संवेदनशील इस बात को लेकर नहीं रहते हैं। ठीक है, तो उइगर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, बाकी उस देश की इंटरनल प्रॉब्लम है, इसलिए कोई देश मुझे लगता है कि नहीं छेड़ता है। और वाकई में किसी देश की इंटरनल प्रॉब्लम में या इंटरनल समस्या, जो आंतरिक समस्या होती है, उस पर हमें ज़्यादा दखलंदाजी नहीं करना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज कर देना चाहिए, या थोड़ा जितना बन पाए उतना ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे दूसरे देश के आंतरिक मामलों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करते हैं, तो वो भी देश क्या करेगा, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, जिससे कि कई बार परेशानियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो दरअसल इसमें फाइव आइज देशों में कौन कौन से देश हैं, सबसे पहले हमें ये जानना है कि फाइव आइज देशों में बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं, देखिए, इसको पहले आप एक फॉर्मूला बना लीजिए, ABK, ठीक है, ABK, और लास्ट में जे जोड़ दीजिएगा, और तो आपको पता ही रहेगा ABK, ए मतलब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी मतलब ब्रिटेन, के मतलब कनाडा, और एन मतलब न्यूजीलैंड, और ए मतलब अमेरिका, और फिर जे मतलब जापान हो जाएगा, जिसके बारे में तो आप भली भांति परिचित हैं। आइए बात करते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करें तो जापान की तरफ से यह बताया गया है कि उसने चीन में उइगर मुसलमानों के बलपूर्वक बंदी बनाए जाने की जानकारी पिछले वर्ष अमेरिका और ब्रिटेन ने उपलब्ध कराई थी। ठीक है, उसको जो जानकारी, यानी जापान को जो एक तरीके से जानकारी हुई थी कि उइगर मुसलमानों पर जो बलपूर्वक बंदी उन्हें बनाया जा रहा है चीन के द्वारा, यह जानकारी पहले जापान को कैसे लगी थी, अमेरिका और ब्रिटेन ने इस जानकारी को उनके साथ साझा किया था। उसके बाद बात करते हैं तो अमेरिका के साथ साथ ब्रिटेन ने भी चीन द्वारा उइगर मुसलमानों को सिनजियांग के नज़रबंद शिविरों में कैद करने और उनका ब्रेन वॉश करने के खिलाफ काफ़ी आलोचना भी की है। देखिए, इन दोनों देशों ने काफ़ी आलोचना की है, और इतना ही नहीं, भारत को तो किसी ने दिखाया नहीं, लेकिन ये फाइव आइज कंट्री है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ इन दोनों देशों की बहुत ज़्यादा चर्चा की गई है। देखो, भारत ने भी बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया है, अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वर्ष भारत ने भी बहुत ज़्यादा इस पर क्रिटिसाइज़ किया था मित्रों। और भारत ने चीन पर बहुत सारी चीज़ें चीन को बहुत सारी चीज़ें बोला भी था कि चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही अमेरिका ने उइगर के खिलाफ मानवाधिकारों के उल्लंघन के विरोध में बीजिंग पर कई प्रकार के प्रतिबंध भी लगाए। देखिए, अमेरिका ने क्या किया, जब उइगर मुसलमानों के साथ जो एक तरीके से अत्याचार हो रहा था, या उनके साथ जो उनके उनके साथ अत्याचार ही कहेंगे, अत्याचार हो रहा था, उसके अंतर्गत अमेरिका ने क्या किया, मानवाधिकार के खिलाफ उसने बहुत सारे प्रतिबंध भी लगा दिया। और किसके लिए, चीन के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिया, जिसके अंतर्गत बताया जाता है कि इसके अंतर्गत चीनी अधिकारियों पर वीज़ा का भी प्रतिबंध लगा दिया। अमेरिका ने क्या किया, सबसे पहले जो चीनी अधिकारी हैं, वो चीनी अधिकारी जो हैं उन पर क्या कर दिया, उनके वीज़ा पर प्रतिबंध लगा दिया। और साथ ही साथ इसमें ये भी बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया
और चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये पांचों मुल्क एक दूसरे के साथ संबंधित क्षेत्रों की साझा जानकारी भी साझा करते हैं। देखिए, जो उत्तर कोरिया है इनके बारे में भला कौन नहीं जानता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में ऐसे ही चीज़ें हमेशा चलती आ रही हैं, और जिसके अंतर्गत ये देश क्या करते हैं, जो फाइव आइज है, ये देश एक दूसरे के साथ अपना साझा अपने जो जानकारी होती है एक एक देश दूसरे देश के साथ साझा करता है कि इन देशों में चल क्या रहा है आखिर। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी हो जाता है। चलो आइए बात करते हैं फाइव फाइव आइज के बारे में कि यह क्या है और इसका गठन कब हुआ था, इसके बारे में बात करते हैं। तो मित्रों, इसमें बात करें तो इसमें सम्मिलित देश बहुपक्षीय यूके यूएसए समझौते के पक्षकार हैं यानी कि यूके यूएसए एग्रीमेंट के रूप में यह है। ठीक है, और इस संगठन में शामिल सभी देश एक दूसरे के खुफिया जानकारी साझा करते हैं। इस संगठन में शामिल जो हैं सभी देश एक दूसरे के साथ खुफिया जानकारी साझा करते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है, जो फाइव आइज कंट्री हैं, फाइव आइज कंट्री जो है दोस्तों, सभी देश क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, खुफिया जानकारी साझा करते हैं। तो फाइव आइज कंट्री में जो बनने का उद्देश्य है या इस संगठन का बनाने का उद्देश्य है, वो खुफिया जानकारी, यानी कि एक देश दूसरे देश के साथ खुफिया जानकारी शेयर करेगा कि विश्व में चल क्या रहा है और विश्व में क्या चल रहा है, कौन सा देश क्या कर रहा है, सभी। इसीलिए इस संगठन का बनाने का उद्देश्य यही रहा। ठीक है, आइए बात करते हैं इस संगठन की शुरुआत कब हुई थी। तो मित्रों, आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उसी के बाद इस संगठन की शुरुआत की गई थी, 1946 में हुई थी। और इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम अन्य विदेशी राष्ट्रों के संचार खुफिया जानकारी के आदान प्रदान करने पर भी सहमत हुए थे। देखिए, दूसरे अन्य विदेशी राष्ट्रों के संचार पर, देखिए ध्यान रखने वाली बात यह है कि अन्य विदेशी राष्ट्रों के संचार पर खुफिया जानकारी के आदान प्रदान करने के लिए सहमत हुए थे। कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, और आपका यूनाइटेड किंगडम जिसे आप यूके बोलते हैं। ठीक है, और इन दोनों देश ने क्या किया था कि एक दूसरे राष्ट्रों के बीच जो खुफिया एजेंसी खुफिया जानकारी है उसको साझा करने पर सहमत हुए थे। तो इसको मैंने बता ही दिया है, बार बार चीज़ें बताने से अच्छा। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1948 में कनाडा और वर्ष 1956 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस गठबंधन में सम्मिलित हुए थे। देखिए, 1948 में कनाडा, 1956 में, देखिए 1946 में यह संगठन बना हुआ था, जिसमें अमेरिका और यूके यानी कि दो देश पहले थे, और 1948 में आया कनाडा और 1956 में ऑस्ट्रेलिया आया। तो 2 1 3 1 4 हो गया, और पांचवा देश आप बात करते हैं तो न्यूजीलैंड भी इसी समय आया था। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 1956 में फाइव आइज कंट्री में शामिल हुए। अब जो है 2020 की बात करें, देखिए 2020 में बात करें तो 2020 में शामिल, 2021 की बात नहीं है वैसे देखा जाए, लेकिन 2020-21 एक ही माना जाएगा अभी। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया है। हाँ, लेकिन अभी इसी वर्ष यानी कि अभी हाल ही समय में जापान क्या होने जा रहा है, जापान भी फाइव आइज कंट्री में शामिल होने जा रहा है। अब यह क्या कहा जाएगा, सिक्स्थ आइज कंट्री के रूप में इसे जाना जाएगा, सिक्स्थ आइज कंट्री के रूप में जाना जाएगा। मित्रों, आइए बात करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक के, और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले रेलवे की बात कर लेते हैं। रेलवे भारत की सबसे बड़ी एक तरीके से परिवहन व्यवस्था है, सबसे ज़्यादा व्यवस्था देती है हमें रेल, और सबसे ज़्यादा सुविधावर्ग एक तरीके से रेल है, क्योंकि जो रेलवे है वो हमें एक तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत ही कम पैसों में हमारी जो यात्रा होती है वो सफ़र यानी हमारी यात्रा को तय करवा देता है। यानी कि हमारी जो सफ़र होता है वो बहुत ही कम समय में, और बहुत ही कम समय में तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ पैसा बहुत ही कम पैसा लगता है और जिसमें हम यात्रा कर लेते हैं। तो उसी के संदर्भ में आज का जो पॉइंट है दोस्तों, विस्टाडोम कोच का। देखिए यहाँ पर कोच का मतलब होता है डिब्बा, कह सकते हैं आप, ताकि आपको याद रहे। विस्टाडोम कोच का स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक किया गया है, और किसने किया गया है, पीयूष गोयल ने किया है। आइए बात करते हैं, देखिए विस्टाडोम कैसे है और कैसे दिख रहा है मित्रों, आइए बात करते हैं। देखिए, इसके बारे में बात करें तो हाल ही में रेल मंत्री पीयूष मंत्री गोयल ने विस्टाडोम पर्यटन कोचों का 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक कर दिया गया है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल सफलतापूर्वक कर दिया गया है विस्टाडोम कोच की। ठीक है, आइए बात करते हैं विस्टाडोम के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा और अच्छा सा और बेहतर तरीके से समझ में आए मित्रों।
तो बात करते हैं, ये सभी कोच तकनीकी रूप से काफ़ी एडवांस है। ये जो कोच है, तो देखिए इसमें एक ट्रेन है और उसमें विस्टाडोम कोच लगाया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये मत सोचो कि आपके माइंड में यदि ये रहा है कि विस्टाडोम जो कोच है वो सीधा ही चलेगा, वो विस्टाडोम चलेगा, नहीं दोस्तों। एक ट्रेन है, एक ट्रेन होती है, जैसे कि आप रेलवे का स्लीपर आप देखते हैं, रेलवे का स्लीपर जनरल एसी जैसे रहता है, तो उसमें क्या है कि विस्टाडोम कोच का विस्टाडोम तकनीक है, यानी कि विस्टाडोम का एक तरीके से कहा जा सकता है कि विस्टाडोम एक नई तकनीकी के रूप में डिब्बे को विकसित किया गया है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है बस। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और है। देखिए जो विस्टाडोम है वो काफ़ी एडवांस तरीके में है, एडवांस तरीके से बनाया गया, जिसमें क्या है कि वाईफाई आधारित और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है। इसके अंतर्गत इसमें वाईफाई आधारित पैसेंजर इंफॉर्मेशन और सिस्टम भी है। और इसको इन कोच में बहुत अधिक इन कोच में या इन कोचों में क्या है कि बहुत अधिक शीशों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए जो एक कोच है, जो ये डिब्बे हैं, एक तरीके से इनमें बहुत ज़्यादा शीशों का इस्तेमाल किया गया है और इन्हें टूट फूट और स्क्रैच आदि से बचाने के लिए ग्लास सीट भी लगाई गई। इसमें क्या है, टूट फूट और स्क्रैच से बचाने के लिए ग्लास सीट भी लगाई गई है। और इस ट्रेन की जो अधिकतम गति होगी 220 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन अभी 180 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार में इसका ट्रायल किया गया है। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी। विस्टाडोम को लाने का उद्देश्य क्या है? विस्टाडोम कोच यात्रियों के लिए ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाएंगे। देखो जो विस्टाडोम कोच हो गए वो यात्रियों के लिए ट्रेन की यात्रा को यादगार बनाएगा और पर्यटन को बढ़ावा देंगे। और भारतीय रेलवे देखो पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा कि लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और लोग ज़्यादा पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे, और जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान यह रखेगा दोस्तों विस्टाडोम कोच। ठीक है, इसके बारे में यदि और भी बात करें तो भारतीय रेलवे के नए डिजाइन विस्टाडोम पर्यटन कोच का निर्माण आईसीएफ के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है मित्रों किसके द्वारा किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा यह किया गया है। तो यह किया गया है आईसीएफ यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के रूप में के द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी कि कहाँ कहाँ पर यह चलाया जाएगा। तो भारतीय रेलवे द्वारा इन विस्टाडोम कोच को नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन कहाँ पर किया जाएगा? नीलगिरी माउंटेन रेलवे लाइन और दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कालका शिमला रेलवे और कांगड़ा वैली रेलवे और माथेरान हिल रेलवे स्टेशन रेलवे और मुंबई के दादर के बीच और अरकू घाटी में मैकोडन सहित चुनिंदा मार्गों पर चलाया जाए। देखिए ये वहीं पर चलाया जाएगा जो आपका पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्रों में चलाया जाएगा, या ऐसे कहा जा सकता है माउंटेन क्षेत्र में चलाया जाएगा। और दूसरी चीज़ें ये हैं कि जहाँ बहुत ही अच्छे मार्ग हैं या बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा बना रहता है, वहीं पर यहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, वहीं पर इस गाड़ी को चलाया जाएगा या इस कोच को चलाया जाएगा और वहीं पर इसको सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। और रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने कहा है कि तमिलनाडु में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नीलगिरी माउंटेन रेलवे का संचालन इसी वर्ष यानी कि 31 दिसंबर से शुरू कर दिया जाएगा। देखिए नीलगिरी माउंटेन रेलवे का संचालन भी इस वर्ष यानी कि इस वर्ष मतलब 31 दिसंबर 2020 को शुरू कर दिया जाएगा इसमें। और इसके कब क्यों किया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में यहाँ शामिल है। कौन? नीलगिरी माउंटेन रेलवे दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए आज के लिए हमने और भी एक चीज़ें पिकअप किया है जन धन योजना के बारे में। एक हमारी योजना मैंने आपको बताया था कि डेली हम एक योजना के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो बहुत ज़्यादा देर मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। लेकिन आइए बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करें तो 15 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत किया गया था, यानी कि एक तरीके से इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसका शुभारंभ जो हुआ था 28 अगस्त 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा यह किया गया था। ठीक है, इस योजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा और जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता और एक राष्ट्रीय प्राथमिकता कोष घोषित किया और 7 करोड़ से भी अधिक परिवारों को इस योजना में प्रवेश देने और
उनका खाता खोलने के लिए सभी बैंकों को कमर कसने को भी कहा था। और इस योजना के उद्घाटन के दिन ही देखिए, जब यह योजना शुरुआत हुई, इस योजना की शुरुआत हुई तो 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे, यानी कि 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे दोस्तों उसी दिन ही। ठीक है, तो आइए इसके बारे में, और दूसरी चीज़ इसकी जो मुख्य विशेषता है, विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, फालतू चीज़ों को हम छोड़ देते हैं। तो 6 महीने बाद 5,000, यदि आप जनधन खाता खुलवाते हैं, तो 6 महीने बाद 5,000 रुपये की आपको ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और साथ ही बुनियादी बैंक खाते और 1 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ भी किया जाएगा। रुपया डेबिट कार्ड और रुपया किसान कार्ड भी सुविधा प्रदान किया जाएगा। देखिए इसमें क्या क्या व्यवस्था की गई थी। पहली चीज़, आज भी व्यवस्था वो चल रही है, 5,000 को ओवरड्राफ्ट मिलेगा जिसके पास जनधन योजना है, और साथ ही साथ उनके 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी हो जाता है। और डेबिट कार्ड, जो आपके पास डेबिट कार्ड रहते हैं, ठीक है, किसी के पास वीज़ा कार्ड रहता है, लेकिन इसमें क्या रहेगा, डेबिट कार्ड रहेगा। वो डेबिट कार्ड कौन रहेगा, भारत का डेबिट कार्ड, जिसे रुपया कार्ड से बोला जाता है। और किसान कार्ड की भी सुविधा की गई है। ठीक है, किसानों के लिए भी कार्ड की सुविधा की गई है। और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है, यह क्या है, एक वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम है। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा और भी बात करें तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये बात करें इसमें, तो ओवरड्राफ्ट खातों में एक चूक कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड के फंड की भी स्थापना की गई है। सूक्ष्म बीमा की भी व्यवस्था की गई। स्वावलंबन जैसी असंगठित क्षेत्र बीमा योजना, और इसके अतिरिक्त इस चरण में पर्वतीय, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस चरण में परिवार के शेष वयस्क सदस्यों, विद्यार्थियों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा, लेकिन इसके लाभ के बारे में थोड़ा सा और भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा सा लाभ के बारे में बता देते हैं। और भी जैसे कि जमा पर आपको ब्याज मिलेगा। यदि आप जनधन योजना में जमा करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर किया गया। कोई न्यूनतम शेष आवश्यक नहीं है, कोई न्यूनतम शेष आवश्यक राशि नहीं है। यदि आपको ऐसा नहीं है कि आपका 5,000 1,000 रहना ही चाहिए जनधन योजना में, अगर आपके अकाउंट में 0 बैलेंस भी है तो कोई समस्या नहीं है, आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं पे करना होगा। और 30,000 रुपये के जीवन बीमा को भी कवर किया जाएगा। ये दूसरे चरण की बात की गई थी। ठीक है, लेकिन आप 1 लाख रुपए भी ध्यान रखेंगे तब भी कोई समस्या नहीं है। भारत भर में पैसों का आसान स्थानांतरण। देखिए इस खाते, इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, इसका उद्देश्य था कि इससे क्या होगा कि भारत सरकार सीधे डीबीटी, यानी कि आप जानते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट, अगर सरकार चाहती है किसानों को सीधा पैसा भेजना है या जो लाभार्थी होते हैं उन पर सीधा पैसा भेजना है सरकार को, तो जनधन खाता बहुत ही आवश्यक था, इसलिए सरकार ने ऐसा कदम उठाया। तो मित्रों, आज की यह करंट अफेयर्स की क्लास आपको कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको लाइक भी करना ना भूलिए, क्योंकि आपके लाइक ही हमें प्रोत्साहन देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय खंड भारत।